अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आर्जी फालिज का हमला क्या होता है। आर्जी फालिज का हमले से मुराद ये है कि खुदा न खास्ता किसी भी घर में अगर किसी शख्स को अचानक बाजू की, टांग की या चेहरे के किसी साइड की कमज़ोरी हो जाए और या फिर उनको बोलने में अचानक या तो हकलाहट आ जाए, स्टैमरिंग हो जाए या उनको बोलने में मुश्किलात पेश आएँ, लेकिन ये अमल जो है 24 घंटे के अंदर अंदर बेहतर हो जाए, तो इसको हम कहते हैं फालिज का आर्जी हमला। और मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इसका नाम है ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक्स। ट्रांजिएंट का मतलब होता है आर्जी। आर्जी से मुराद है कि आमतौर पे ये जो मरीज़ हैं जिनको ये कमज़ोरी होगी, जिनको ये बोलने में रुकावट होगी या इस तरह की कोई भी अलामात होंगी जो फालिज की अलामात होती हैं, जिसमें बेनाई का भी किसी हद तक मुतासर होना हो सकता है, तो वो 24 घंटे के अंदर अंदर आमतौर पर ठीक हो जाती है और आमतौर पर 1 से 2 घंटे में ठीक हो जाती हैं। तो इसीलिए इसको कहते हैं ट्रांजिएंट यानी आर्जी। उसके बाद है अटैक। अटैक का क्या होता है? जैसे हार्ट अटैक है, ब्रेन अटैक है, जितने भी अटैक्स होते हैं वो अचानक होते हैं। वो आमतौर पे इंसान कोई भी काम में मशगूल होता है तो वो अटैक हो जाता है किसी भी वक्त, लेकिन इस अटैक के लफ्ज़ को आप ट्रांजिएंट के साथ जोड़ेंगे कि ये आर्जी अटैक होता है। जैसे कि किसी को अगर दिल का अटैक है या दिमाग का बड़ा अटैक है तो उसको फिर अस्पताल लेके जाते हैं, फिर वो वहाँ पर दाखिल होते हैं, फिर वहाँ पर उनका इलाज होता है, तो ये चीज़ आर्जी नहीं होती। लेकिन ये केस जिसमें मैं अभी बात कर रहा हूँ ये ट्रांजिएंट है, आर्जी है। इस्कीमिक, इस्कीमिया कहते हैं कि जब कहीं पे खून की सप्लाई कम हो जाए या रुक जाए। ये मुखालिफ है हेमरेज का। जब खून की नाली दिमाग की फट जाती है तो उसे हम कहते हैं कि ब्रेन हेमरेज हुआ है। लेकिन जब खून की उसी नाली में कोई क्लॉट आके फंस जाता है और आगे का वो हिस्सा जिसको ये खून की नाली खून दे रही थी वहां पे खून नहीं पहुंच पाता, तो इस अमल को हम कहते हैं इस्कीमिया, यानी आर्जी तौर पे एक ऐसा हमला दिमाग का कि जिसमें दिमाग के मुख्तलिफ हिस्सों या किसी भी हिस्से को अगर खून की सप्लाई रुक जाए तो इसको हम कहते हैं ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक्स। आम तौर पे ये किन लोगों में होते हैं? आम तौर पे ये उन लोगों में होते हैं जिनकी उम्र ज़्यादा हो, जिनको शुगर का मसला हो, ब्लड प्रेशर का मसला हो, ख़वातीन में चाहे वो यंग ही क्यों ना हो, लेकिन अगर उनको खून की जो नालियाँ हैं उनकी कोई बीमारी हो, यानी ऑटो इम्यून डिजीज़ जिसको हम कहते हैं, कि जिसमें आपका अपना मुदाफ़ती निज़ाम खून की बीमारियों के सेल्स के खिलाफ काम करना शुरू कर देता है। इस चीज़ को समझने के लिए जो आपको एक बात ज़हन में लाना होगी कि जो हमारा दिल होता है ये एक पंप की तरह काम करता है। जब ये एक पंप की तरह काम करता है तो ये खून को पूरे जिस्म की तरफ फेंकता है और इसी तरह खून की कुछ नालियां जो हैं वो जाती हैं दिमाग की तरफ। अब दिमाग की तरफ जो जाने वाली खून की नालियां हैं वो 2 किस्म की होती हैं। एक आगे की तरफ जाती हैं जिसको हम एंटीरियर कहते हैं, यानी ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज होती हैं, और एक पीछे की तरफ जाती हैं जिसको हम वर्टिब्रो बेसिलर सिस्टम कहते हैं, कि हमारा जो दिल है उससे खून की कुछ नालियां दिमाग के पीछे वाली साइड पर जाती हैं। लेकिन ये दोनों मिलकर एक गुच्छा बनाती हैं जिसको हम सर्कल ऑफ विलिस कहते हैं, और वो जो गुच्छा होता है उसकी मुख्तलिफ शाखें होती हैं और वो खून मुहैया करती हैं दिमाग के मुख्तलिफ हिस्सों को। अब कहीं ना कहीं से खुदा ना खास्ता खून का कोई लोथड़ा या कोई क्लॉट अगर आ जाए, टूट के आ जाए, जिसको हम एम्बुलस कहते हैं, क्योंकि जो लोथड़े बनते हैं खून की नालियों में उसको हम थ्रोम्बस कहते हैं। अगर उसका कोई हिस्सा टूट के खून की किसी छोटी नाली में जाके फंस जाए तो ये टूटे हुए हिस्से को हम एम्बुलस, या एक से ज़्यादा हो तो इसको एम्बोलाई कहते हैं। अब जब वो जाके हिस्सा वहाँ पे फंस जाएगा तो उसके बाद वो जो एरिया दिमाग का जिसको खून की ये नालियां खून मुहैया कर रही थी, तो वो हिस्सा कोई ख़ास काम कर रहा होता है। जैसे कोई, मैं अगर ये बाजू को हरकत दे रहा हूँ तो मेरे दिमाग की मुखालिफ सिमत का दिमाग का एक मखसूस हिस्सा इस हरकत को कंट्रोल कर रहा है और उस हिस्से को खून की जो सप्लाई है वो कोई ना कोई दिमाग में जाने वाली खून की नालियां जिसको आर्टरीज कहती हैं उनकी कोई शाख मुहैया करती है। तो जब उस ब्रांच में या उस शाख में कोई लोथड़ा आ जाएगा और वो सप्लाई उस हिस्से को बंद हो जाएगी तो मेरी ये मूवमेंट जो है इस हाथ की वो रुक जाएंगी, कमज़ोर पड़ जाएंगी, यानी मुझे ब्रेन का अटैक हो जाएगा। इसी तरह से कुछ लोग वो होते हैं जिनको दिल के अटैक हुए होते हैं, उनका दिल इतना कमज़ोर हुआ होता है कि उसके अंदर भी खून के कुछ क्लॉट बन जाते हैं और वो भी टूट के इसी तरह ऊपर जा सकते हैं। और बाज़ लोगों को अगर खुदा न खास्ता जो उनकी टांगें होती हैं यानी लेग्स होती हैं, अगर वहाँ पे खून की जो नालियाँ होती हैं अगरचे वो वेन होंगी, यानी जिसको जो खून को दिल की तरफ लेके जाती हैं, अगर वहाँ पे क्लॉट बना वो टूट के दिल की दाईं साइड पे जाए और उस शख्स को या तो दिल की जो
छोटे वाल्व्स होते हैं जिनको हम एट्रिया कहते हैं, यानी एक को राइट और लेफ्ट एट्रियम कहते हैं, तो उनके दरमियान की जो दीवार होती है बाज़ का तो उसके अंदर डिफेक्ट होता है जिसको हम एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट कहते हैं। या फिर एक बच्चों में एक पेटेंट फोरामेन अवेल है कि एक दरवाज़ा होता है जो बंद नहीं हुआ होता, तो ये क्लॉट वहाँ से गुजर के दिल की उस साइड पर चले जाएंगे जिससे फिर हमारे दिमाग में ये जा सकते हैं। हालांकि ये वेन्स के अंदर पैदा हुए थे, इन्हें हम पैराडॉक्सिकल एम्बोलाई कहते हैं। यानी ये वो मैंने आपको बताए हैं वजूहात, जिन वजूहात की वजह से हमारे दिमाग में क्लॉट, दिमाग में जो खून की नालियां हैं उसमें कोई क्लॉट जा सकता है, लोथड़ा टूट के जा सकता है, जिसकी वजह से वहां पे अटैक होगा। लेकिन क्योंकि ये अटैक बहुत जल्दी बेहतर हो जाता है, 24 घंटे के अंदर अंदर बेहतर हो जाता है, आमतौर पर 1 से 2 घंटे में बेहतर हो जाता है, इसीलिए हम इसको कहते हैं ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक। इसका फायदा फिर क्या है? अगर ये आर्जी है तो हम क्यों इस पर बात करना चाहते हैं? इसका फायदा ये है कि किसी को अगर आर्जी अटैक होता है तो इसका ये मतलब है कि अगले 48 घंटे में या अगले 1 महीने के अंदर अंदर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इस शख्स को दिमाग का बड़ा अटैक हो सकता है, जिसको हम स्ट्रोक कहते हैं या इस्कीमिक स्ट्रोक कहते हैं। इसलिए अगर आपके घर में या आपके जानने वालों में कोई एक ऐसा शख्स है जिसको ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक हुआ है तो उसका पूरा वर्कअप करवाएं, उसकी लेबॉर्ट्री की स्टडीज़ करवाएं, लेबॉर्ट्री के टेस्ट करवाएं, ताकि वो पकड़ा जा सके उस वजह को जिसकी वजह से इनको ये हल्का अटैक हुआ था और बड़े अटैक से बचा जा सके। क्या हम टेस्ट करवा सकते हैं? जैसे कोलेस्ट्रॉल का लेवल आपको चेक करवाना होता है, जिसे फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल कहते हैं, क्योंकि हो सकता है कि इनमें क्लॉट बनने की वजह ये हो। शुगर का लेवल प्रॉपर मैनेज करना ज़रूरी है, क्योंकि शुगर के मरीजों में जब शुगर ख़राब रहती है तो उनकी खून की नालियों में जो क्लॉट्स होते हैं या एथेरोस्क्लेरोसिस होती है तो उसके चांसेस होते हैं। ब्लड प्रेशर के मरीजों को हर सूरत अपना ब्लड प्रेशर अच्छे तरीके से मैनेज करना चाहिए, क्योंकि अगर वो मैनेज नहीं करते तो तभी अटैक होने का चांसेस होता है। इसी तरह फिर दिल के अल्ट्रासाउंड हम करते हैं। वो लोग जिनको दिल का अटैक हुआ हो पहले और उनका दिल कमज़ोर हो तो वो हम दिल का जो अल्ट्रासाउंड होता है जिसको हम एकोकार्डियोग्राफी कहते हैं उससे हम पकड़ सकते हैं। इसी तरह से गर्दन के अंदर से गुजरने वाली खून की वो नालियां जो खून को दिल से दिमाग की तरफ लेके जाते हैं, जिनको कैरोटिड आर्टरीज कहते हैं, बाज़ का वहां पे भी क्लॉट बन जाता है। उस क्लॉट को पकड़ने के लिए भी हम अल्ट्रासाउंड करते हैं, जिसको हम कैरोटिड अल्ट्रासाउंड भी कहते हैं या कैरोटिड डुप्लेक्स अल्ट्रासोनोग्राफी कहते हैं, ताकि अगर हमें वो पता चल जाए कि यहाँ पे वो क्लॉट है तो फिर आगे मैं ट्रीटमेंट में बताऊंगा, इलाज में बताऊंगा कि वो चीज़ कैसे हमें मदद कर सकती है। इसी तरह से बाज़ लोगों की टांगों में क्लॉट को पकड़ने के लिए फिर हम वहाँ पर भी अल्ट्रासाउंड ही करवाते हैं। तो वो जो डॉपलर अल्ट्रासाउंड होता है वेन्स का, तो वहाँ से भी आपको क्लॉट का पता चल जाता है, लेकिन दिमाग के अटैक में आमतौर पर इसका किरदार बहुत कम होता है। तो कोलेस्ट्रॉल को चेक करवाना, शुगर का अच्छा जो कंट्रोल है उसके बारे में जानना और उसको बेहतर रखना, ब्लड प्रेशर के बारे में जानना कि वो कैसे चल रहा है और उसको अच्छे तरीके से मैनेज करना, सिगरेट को छोड़ देना, अगर वजन बढ़ा हुआ है तो उसको कम करना, अगर फिजिकल एक्टिविटी कम है तो उसको बढ़ा देना, और इसी तरह से अगर दिल कमज़ोर है और दिल के अंदर अगर कोई क्लॉट बना हुआ है तो अल्ट्रासाउंड की मदद से उसके बारे में जानना। तो ये वो चीज़ें जो करनी पड़ती हैं अगर किसी को ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक हुआ, ताकि बड़े अटैक से बचा जाए। तो अगर फ़र्ज़ करें कि किसी को ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक हुआ है तो फिर उसके कौन से टेस्ट होते हैं और कैसे पता चलता है, और अस्पताल में किसको दाखिले की ज़रूरत होती है और किसको नहीं दाखिले की ज़रूरत होती है। फौरी तौर पे इस तरह के मरीज़ों के हम सीटी स्कैन करवाते हैं। सीटी स्कैन का क्या मतलब होता है? कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन, यानी स्कैन है जिस तरह अल्ट्रासाउंड भी एक स्कैन है, ये एक्सरे की बुनियाद पर बना हुआ जो स्कैन है तो होता है दिमाग को, उसको हम सीटी स्कैन कहते हैं। यानी कंप्यूटर की मदद से, टोमो कहते हैं हिस्सों को और ग्राफी तस्वीर को, कि दिमाग के मुख्तलिफ हिस्सों की तस्वीरें हम देखते हैं, हमें यह पता चलता है कि कहीं खुदा न खास्ता हैमरेज तो नहीं था, कि अगर किसी को हैमरेज हो यानी उसकी खून की नाली फटी हो तो फिर वो इलाज नहीं कर सकते जो हम TIA ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक में करते हैं, क्योंकि वो उससे मसाइल को ज़्यादा बढ़ा देता है। तो इसी तरह से अगर आप फौरी तौर पे जानना चाहते हैं कि अगरचे सीटी स्कैन पे एक चीज़ नहीं आ रही है लेकिन आप चाहते हैं कि वो बहुत क्लियर आपको पता चल जाए, तो फिर मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग करते हैं, यानी MRI करते हैं ब्रेन का, और इस MRI को हम कहते हैं MRI ब्रेन विद डिफ्यूजन वेटेड इमेजेस, जो कि बहुत एक अच्छे तरीके का MRI है जो वजाहत के साथ बता देता है कि किसी को अगर ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक हुआ था, अगरचे वो बेहतर भी हो गया उससे, लेकिन इसके बावजूद उस पर दिमाग के ऊपर अगर कोई असर होता है वो आपको MRI विद डिफ्यूजन वेटेड इमेजेस से पता चल जाता है। तो एक दफ़ा ये आइडिया हो जाए तो फिर एक बात ज़हन में आती है कि ये कैसे फैसला होगा कि किसी को अस्पताल में दाखिल करना है या घर भेजना है अगर वो TIA का मरीज़ है। तो एक स्कोर सिस्टम बनाया हुआ है दुनिया में, उसे हम कहते हैं ABCDI। ए से बनता है कि अगर किसी की उम्र 60 साल से ज़्यादा है तो उसको 1 पॉइंट देते हैं,
बी से बनता है अगर किसी का ब्लड प्रेशर 140/90 140 ऊपर वाला और नीचे वाला 90 से ज्यादा है तो उसको 1 पॉइंट देते हैं। सी का होता है कि क्लिनिकल सिम्टम्स उस मरीज के कैसे हैं, कि क्या उसको उस वक्त उस साइड की कमजोरी है तो उसको हम 2 पॉइंट देते हैं। लेकिन अगर किसी को बोलने में रुकावट है लेकिन वैसे किसी साइड की कमजोरी नहीं है तो फिर 1 पॉइंट देते हैं। ए बी सी डी, डी होता है कि किसी को अगर शुगर जो है वो उसकी शुगर का वो मरीज है तो उसको हम 1 पॉइंट देते हैं। और अगर किसी का ड्यूरेशन, डी से फिर दूसरी चीज बनती है ड्यूरेशन, कि किसी को अगर 1 घंटे से ज्यादा हो गया और उसकी अलामात अभी भी चल रही हैं तो उसको 2 पॉइंट देते हैं। लेकिन अगर उसको 1 घंटे से कम अभी अलामात हैं तो उसको 1 पॉइंट देते हैं। और आई से है कि इमेजिंग, अगर किसी की एमआरआई करते हैं टीआईए के मरीज की और उसकी एमआरआई पे भी हमें मिल जाता है कि इस मरीज को मसला हुआ है टीआईए का और उसका असरात हमें दिमाग पे नजर आ रहे हैं तो उसके 3 पॉइंट देते हैं। तो ये जो ए बी सी डी आई का सिस्टम है, अगर किसी भी मरीज के 4 या उससे ज्यादा पॉइंट हो जाएं तो उसको हम अस्पताल में दाखिल करते हैं, फौरी घर नहीं भेजते। लेकिन अगर किसी के पॉइंट कम हो तो फिर उनको घर भी भेजा जा सकता है, उनको टेस्ट एडवाइस किए जा सकते हैं कि ये आपने टेस्ट करवा के तो दोबारा दिखाना है डॉक्टर को। अब इलाज क्या करते हैं, एक दफ़ा तशखीस हो जाए कि ये आर्जी फालिज का हमला हुआ था, टीआईए हुआ था। सबसे पहले तो ये किया जाता है कि देखा जाता है कि उस मरीज़ को जो सीटी स्कैन या एमआरआई करवाया गया है उसके ऊपर हेमरेज तो नहीं है, यानी शरियान फटी तो नहीं है। अगर वो नहीं फटी तो फिर हम फौरी तौर पे जो खून पतला करने वाली दवाई होती है, जिसमें एस्प्रिन भी हो सकती है, जिसमें खून पतला करने वाली वो दवाइयां भी हो सकती हैं जो खसूसी तौर पे उन मरीजों को दी जाती हैं जिनको दिल का एक खास मसला होता है जिसको हम कहते हैं एट्रियल फिब्रिलेशन, या उनके दिल के जो वेल्व होते हैं वो उसकी ऑपरेशन हुआ होता है और उनको मेटल का वेल्व लगा होता है। या वो मरीज होते हैं जिनका दिल इतना ज़्यादा नुकसान हो चुका होता है कि जो दिल की पावर होती है जिसको हम इजेक्शन फ्रैक्शन कहते हैं वो 35% से कम हो, तो इन लोगों को हम खून पतला करने वाली मखसूस किस्म की दवाइयों पर डालते हैं जिसको हम एंटी कोएगुलेशन कहते हैं या एंटीकोएगुलेंट्स कहते हैं, जिसमें बड़ी मशहूर है कि ये जेनरिक नेम मैं बता रहा हूँ ना, इनकी डोजेज अभी बताऊंगा, ये आपके डॉक्टर बताएंगे क्योंकि ये वीडियोस जो हैं इंफॉर्मेटिव हैं। वारफरिन है उसमें खून पतला करने वाली दवाइयों में, इसी तरह से रिवरोक्साबेन है, इसी तरह से एबिक्साबेन है, डेबिगेट्रिन है, ये सारी खून पतला करने वाली दवाइयाँ हैं। और जो पहले मैंने बताई थी कि जो एस्प्रिन है, क्लोपिडोग्रल है, ये इनको हम कहते हैं एंटी प्लेटलेट्स। तो बाज़-औक़ात 21 दिन के लिए कॉम्बिनेशन में दवाइयाँ दी जाती हैं और बाज़-औक़ात एक एक करके दी जाती हैं ताकि खून इतना भी पतला ना हो जाए कि किसी शख्स को जो ब्रेन हेमरेज है या उसकी खून की शरियान ही ना फट जाए। तो उसके बाद इस तरह के जो मरीज़ होते हैं इनको इनकी कंडीशन के हिसाब से किसी को अगर किसी का यानी कि कोलेस्ट्रॉल का मसला है, मिसाल के तौर पे जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल है, अगर एलडीएल जिसको हम कहते हैं, अगर वो किसी का 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा है तो उसको हम खास किस्म की दवाइयाँ देते हैं जिसको हम स्टेटिन कहते हैं। इसी तरह से ब्लड प्रेशर के मरीजों को ब्लड प्रेशर की मखसूस किस्म की दवाइयाँ देते हैं जिसको हम एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर या एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, ये मखसूस दवाइयाँ होती हैं जो आपका डॉक्टर तजवीज़ कर देता है। मकसद क्या है? मकसद है दूसरे अटैक से, बड़े अटैक से बचाना, क्योंकि बहुत सारे वो लोग जिनको टीआईए होता है तो उनको फिर बड़ा अटैक होता है। बहुत सारे वो लोग जिनको बड़े अटैक हुए होते हैं तो वो बाद में उनकी फैमिलीज बताती हैं कि उनको 1 दिन पहले, 4 दिन पहले, 10 दिन पहले, 2 हफ्ते पहले इनको एक छोटी कमजोरी भी शुरू हुई थी किसी साइड की, लेकिन खुद ब खुद ठीक हो गई थी तो हमने डॉक्टर के पास जाना मुनासिब नहीं समझा। तो इन चीज़ों से बचाने के लिए ज़रूरी है सिगरेट छोड़ना ज़रूरी है, वजन कम करना ज़रूरी है, फिजिकल एक्टिविटी को बेहतर करना ज़रूरी है, शुगर का कंट्रोल ज़रूरी है, ब्लड प्रेशर का कंट्रोल ज़रूरी है, डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है, डॉक्टर के दिखाने के बाद उनके तजवीज़ किए गए टेस्ट करवाना ज़रूरी है, उन टेस्टों को दोबारा डॉक्टर को दिखा के उसकी रोशनी में जो नई दवाई दी जाए वो ज़रूरी है। लेकिन फ़र्ज़ करें कि किसी को अगर खुदा न खास्ता वो जो मैंने बताया था कि खून की शरियान जो गर्दन से होकर दिमाग की तरफ जाती है जिसको हम कैरोटिड आर्टरी कहते हैं, अगर उसमें रुकावट है और वो जो रुकावट या कैरोटिड स्टीनोसिस है 70% से ज़्यादा है, यानी 70 से लेकर 99% तक, तो फिर एक ऑपरेशन किया जाता है जिसको हम कहते हैं कैरोटिड एंड आर्टरेक्टमी, कि बाहर से वो डॉक्टर जो होते हैं वो कट लगा के तो वहाँ से अगर वो पड़ा होता है क्लॉट उसको निकाल देते हैं और उसको निकालने के बाद उसको सी देते हैं या वहाँ पे स्टेंट रख देते हैं। और बाज़-औक़ात ऑपरेशन नहीं किया जाता लेकिन खून की नालियों के अंदर से एक कैथेटर डाल के तो स्टेंट यहाँ पे रखा जाता है, इसे एंडोवेस्कुलर प्रोसीजर्स कहते हैं या इंटरवेंशन कहते हैं। तो ये किया जाता है और वो लोग
अगर वो जवान हैं या उनकी उम्र ज़्यादा भी है, लेकिन उनके जो दिल के वैल्व का मसला है, जैसे दिल के जो दो मैंने चैम्बर कहे थे उनके दरमियान की दीवार का मसला है, यानी एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट है, या पेटेंट फोरामेन ओवेल है। पेटेंट कहते हैं एक चीज़ जो खुली रह जाए। अगर फोरामेन ओवेल खुला हुआ है तो उसकी फिर वो सर्जरी कर देते हैं, वो भी ज़ाहिर है कार्डियक सर्जन करता है। तो ये जो पूरी TIA बताने का मकसद है कि जनरल नॉलेज देना। अगर घरों में किसी को ये प्रॉब्लम हुआ है तो अपने डॉक्टर से ज़रूर ये सारे मशवरे करें, और इस वीडियो की मदद से भी आपके जहन में बहुत सारे, आपके पास मालूमात भी होंगी, बहुत सारा नॉलेज भी होगा और सवालात भी जहन में होंगे। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।